डियर स्टूडेंट्स, आज फिर हम आप लोगों के बीच में फिज़िक्स का अगला लेक्चर लेकर आए हैं। अब तक के पिछले भी लेक्चर में हम आप लोगों को चार्ज के बारे में बताए और चार्ज की प्रॉपर्टी बताए। हम इसके पिछले लेक्चर में कहे थे कि अब हम लोगों का अगला टॉपिक होगा कूलॉम्स लॉ। तो वही अब कूलॉम्स लॉ आज हम लोग पढ़ेंगे। तो कूलॉम्स लॉ को पढ़ने के लिए हम थोड़ा सा पिछले लेक्चर में थोड़ा सा जाएंगे। पिछले लेक्चर में क्या जाएंगे, देखिए हम इसके पिछले लेक्चर में ये बताए थे कि अगर ये कोई पार्टिकल है तो उस पार्टिकल के पास दो बेसिक प्रॉपर्टी होती है कि उस पार्टिकल के पास द्रव्यमान होता है, मास होता है, और दूसरा उस पार्टिकल के पास चार्ज होता है, आवेश होता है। ये दो प्रॉपर्टी होती है कण की। दूसरा यहाँ पर एक प्रॉब्लम और सॉल्व कर लेना चाहिए कि जनरली किसी पार्टिकल्स पर जो टोटल चार्ज होते हैं वो जीरो होते हैं। अगर हमको उसके इलेक्ट्रिक इफेक्ट को देखना है तो हमको पार्टिकल्स को चार्ज करना पड़ता है, नहीं तो नेचर में किसी भी पार्टिकल्स के बाद टोटल चार्ज जीरो होते हैं। इसका रीज़न ये है कि इस द्रव्यमान के कारण कण ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है, गुरुत्वाकर्षण बल लगाता है या गुरुत्वाकर्षण बल का अनुभव करता है। किसका? गुरुत्वाकर्षण बल। लेकिन जो ये चार्ज है, इस चार्ज के कारण पार्टिकल वैद्युत बल, इलेक्ट्रिक फोर्स लगाता है या अनुभव करता है। ये हम पिछले लेक्चर से लिए कि किसी पार्टिकल्स के पास दो प्रॉपर्टी होते हैं, एक उसके पास मास होता है, दूसरा उसके पास चार्ज होता है। मास के कारण वो ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है, गुरुत्वाकर्षण बल लगाता है, और जो ये चार्ज है, चार्ज के कारण वो इलेक्ट्रिक फोर्स लगाता है। ये और एक नेक्स्ट हम बताए कि जो चार्ज होता है किसी पार्टिकल्स पर वो टोटल चार्ज जीरो होता है। रिजल्ट क्या है कि अगर किसी पार्टिकल्स के पास टोटल चार्ज जीरो नहीं होगा तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, इलेक्ट्रिक फोर्स लगाएगा, और ये फोर्स इतना स्ट्रांग होता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स को वीक कर देगा, ग्रेविटेशनल फोर्स को ख़त्म कर देगा। यहाँ पर ध्यान देना, कण के पास, किसी पार्टिकल्स के पास टोटल चार्ज जीरो होते हैं। यह ऐसा प्रकृति सेट करके रखता है। प्रकृति सेट करके क्यों रखता है? नेचर खुद सेट करके रखता है, ऐसा एडजस्टमेंट करके रखता है। रीज़न उसका यह है कि अगर किसी पार्टिकल्स ऑलरेडी चार्ज होंगे तो उसके पीछे इलेक्ट्रिक फोर्स, ये फोर्स इतना स्ट्रांग होता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स को वो वीक कर देता है, ख़त्म कर देता है, और ऐसा होने पर यह ब्रह्मांड खतरे में पड़ जाएगा। इसलिए नेचर इसको ऑलरेडी बैलेंस करके रखता है कि किसी पार्टिकल्स के पास टोटल चार्ज जीरो होता है। और हमको उसके अगर इलेक्ट्रिक इफेक्ट को देखना होता है तो हम उस पार्टिकल्स को चार्ज कर लेते हैं। इसका मतलब किसी पार्टिकल्स के पास मास और दो प्रॉपर्टी होते हैं, उसके पास मास होता है और उसके पास चार्ज होता है। मास के कारण वो कौन सा फोर्स लगाता है? ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है, और चार्ज के कारण वह इलेक्ट्रिक फोर्स लगाता है। ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करेंगे हम। ग्रेविटेशनल फोर्स न्यूटन्स ने दिया था। न्यूटन्स ने दिया था कि अगर कोई दो पार्टिकल्स जिनके मास कुछ हों, m1 m2 हों, और उनके बीच की दूरी कुछ हो, तो ये जो इनके बीच ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है वो इनके मास के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल और बीच की दूरी
के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और इन दोनों इक्वेशन को अगर मिलाएं बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, एफ इज प्रोपोर्शनल m1 m2 बाई आर स्क्वायर मिलता है। और ये प्रोपोर्शनल का सिंबल हटाने के लिए एक कांस्टेंट कैपिटल जी यूज करते हैं, जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू हम लोगों को मालूम है। ये ग्रेविटेशनल फोर्स, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स है। लेकिन हम लोगों को आज कूलॉम्स लॉ पढ़ना है। तो फिर हम ये पिछले लेक्चर में आप लोगों को ये भी बताए थे कि अगर कोई पार्टिकल्स हो और उस पर चार्ज हो, यानी चार्ज पार्टिकल्स हो, तो चार्ज पार्टिकल्स के बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है। या तो वो फोर्स अट्रैक्शन फोर्स हो सकता है या वो फोर्स रिपल्सन फोर्स हो सकता है। अगर दोनों चार्ज सेम है तो रिपल्सन फोर्स होता था, और दोनों चार्ज नेचर में अलग अलग हैं, भिन्न हैं, डिफरेंट हैं, तो वो रिपल्सन अट्रैक्शन फोर्स होता था। लेकिन अब तक जो हम लोग पढ़े उसमें ये तो क्लियर हो गया, लेकिन इस अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स की क्वांटिटी कितनी होगी, क्वांटिटी के बारे में कोई क्लियर रिजल्ट मेरे पास नहीं था अब तक जो हम लोग पढ़े, या इसके पिछले लेक्चर में जो हम लोग पढ़े। लेकिन कूलॉम्स ने इसका स्टडी किया और कूलॉम्स ने देखा, कूलॉम्स ने इसका फार्मूला दिया कि अगर कोई दो चार्ज पार्टिकल एक दूसरे से कुछ दूरी पर, कुछ डिस्टेंस पर हैं, तो उसके बीच जो अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स लगता है, वो फोर्स की क्वांटिटी क्या होगी, उसके लिए उन्होंने एक फार्मूला दिया था कूलॉम्स ने। उसी को हम लोग कूलॉम्स लॉ कहते हैं। ये तो बात समझ में आई होगी कि चार्ज पार्टिकल्स के बीच में जो रिपल्सन और अट्रैक्शन फोर्स लगता है, उसकी क्वांटिटी फाइंड करने के लिए कूलॉम्स ने फार्मूला दिया था। और कूलॉम्स ने अपना फार्मूला देने के लिए न्यूटन्स लॉ को कॉपी किया, पूरा न्यूटन्स लॉ को कॉपी किया, और न्यूटन्स लॉ को कॉपी करके चार्ज पार्टिकल्स को उन्होंने टारगेट किया। उन्होंने क्या किया, न्यूटन्स लॉ को कॉपी करके और चार्ज पार्टिकल्स को कॉपी किया, क्योंकि उनका मानना था कि अगर कोई पार्टिकल्स, उस पार्टिकल्स के पास मास और चार्ज की दोनों प्रॉपर्टी है, तो ये कुछ फार्मूले उसमें लागू हो सकते हैं। और उन्होंने पूरा का पूरा न्यूटन्स लॉ कॉपी किया। उन्होंने माना कि अगर ये कोई दो चार्ज पार्टिकल्स हैं, ये कोई दो चार्ज पार्टिकल्स हैं, इन पर क्रमशः चार्ज Q1 और Q2 है, और इनके बीच की दूरी R है, तो उन्होंने सेम प्रोसेस कहा कि इनके बीच जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता था, इनके मास के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल अगर होता था, तो इनके बीच जो इलेक्ट्रिकल फोर्स लगेगा, वो इलेक्ट्रिकल फोर्स इनके चार्ज के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होगा, और जो इलेक्ट्रिकल फोर्स होगा वो इनके बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इम्प्रोपोर्शनल होगा या इनवर्स होगा। फिर आगे अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को मिलाएं तो हमको मिलता है F प्रोपोर्शनल MQ1 Q2 बाई आर स्क्वायर। रिजल्ट ये आता है कि अगर दोनों इक्वेशन सेम है तो यहाँ कांस्टेंट दोनों सेम लगाना चाहिए। ये तो यहाँ तक सेम थे, लेकिन इसमें कुछ डिफरेंट भी थे। डिफरेंट क्या था, ये जो फोर्स लग रहा था ये मास के बीच में लग रहा था, लेकिन ये जो चार्ज फोर्स ये फोर्स लग रहा था वो चार्ज के बीच में लग रहा था। और दूसरी समस्या ये भी थी कि जो ये फोर्स होता है ये फोर्स मीडियम पर डिपेंड नहीं करता है। ये फोर्स मीडियम पर डिपेंड नहीं करता है। इसका मतलब यह है कि अगर कोई दो द्रव्यमान युक्त वस्तु हैं, m1 द्रव्यमान और m2 द्रव्यमान के दो वस्तु हैं,
तो इनके बीच जो गुरुत्वाकर्षण बल ग्रेविटेशनल फोर्स लगता था F इज इक्वल टू कैपिटल G m1 m2/r²। ये ग्रेविटेशनल फोर्स इस बात पर डिपेंड नहीं करती है कि इनके बीच में माध्यम कैसा है, मीडियम कैसा है, इस बात पर निर्भर नहीं करती है। जबकि जो ये इलेक्ट्रिक फोर्स है, ये दोनों चार्ज के बीच का मीडियम कैसा है, इस बात पर डिपेंड्स करती है। ये फोर्स डिपेंड नहीं करती है। इसका रीज़न हम बताएं। इसका एक एग्जांपल भी मेरे पास है। हम लोग जानते हैं ये सन है और ये अर्थ है। सन के चारों ओर अर्थ चक्कर लगाती है और अर्थ जो है सन के साथ एक आकर्षण बल से बंधा हुआ है, गुरुत्वाकर्षण बल से। तो अगर और जो वो गुरुत्वाकर्षण जिस गुरुत्वाकर्षण बल से बंधी है, वो दोनों के बीच में नियत बल है। लेकिन अगर ये बल मीडियम पर डिपेंड करता तो ये बदलता लगातार, जो कि कभी पॉसिबल नहीं है। इस बात से पुष्टि होती है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, जो किसी दो मास के बीच में लगता है, वो मीडियम पर डिपेंड नहीं करता है। जबकि ये जो दोनों चार्ज पार्टिकल्स हैं, इनके बीच में जो मैग्नेटिक या इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है, वो इनके बीच के मीडियम पर डिपेंड करता है। इसलिए यहाँ पर कांस्टेंट चेंज हुआ और हम कांस्टेंट यूज किए 1/4π f/0। इसको f/0 पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? f/0। ये जो है इसको ऐसे बनाते हैं, f/0 पढ़ते हैं। क्या? f/0। ये कांस्टेंट यहाँ पर 1/4π f/0 यूज करते हैं, जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर होता है। और जो ये f/0 है, ये f/0 की वैल्यू 8.85 × 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। और ये f/0 निर्वात की विद्युतशीलता कहलाती है। अब आप लोगों को लगा होगा इतनी तेजी से खत्म किए। नहीं, अभी हम आप लोगों को ये समझा रहे थे। अभी तक का ये जो भी किया, हम ये करने का टारगेट मेरा ये था कि आप लोगों को ये समझ में आ जाए कि कूलाम्स लॉ न्यूटन्स लॉ की कॉपी है। कूलाम्स लॉ न्यूटन्स लॉ की कॉपी है। दोनों में डिफरेंट जो है वो ये है कि न्यूटन्स लॉ मास के बीच में काम करता है, ग्रेविटेशनल न्यूटन्स लॉ, और कूलाम्स लॉ दो चार्ज के बीच में काम करता है। दूसरा जो ये ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, वो दोनों पार्टिकल्स के बीच का मीडियम कैसा है, इस पर डिपेंड नहीं करता है। लेकिन जो इन दोनों के बीच फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स होता है, वो इनके बीच के मीडियम पर डिपेंड करता है। ये आप लोगों को मालूम हो जाए, इसलिए ये काम किए हम। अब तक का काम अगर हम इनको देखें तो हम लोगों को शायद अब तक समझ में आ गया होगा। इस एग्जाम्पल को, इस डेरिवेशन को अगर ध्यान से देखें तो हम लोगों को ये समझ में आ गया होगा न्यूटन्स लॉ के अकॉर्डिंग। न्यूटन्स लॉ, ग्रेविटेशनल लॉ क्या था कि किन्हीं दो द्रव्यात्मक पिंडों के बीच कार्य करने वाला गुरुत्वाकर्षण बल F, 9th से ही पढ़ते चले आ रहे हैं, कार्य करने वाला गुरुत्वाकर्षण बल F इनके द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। और दूसरा क्या? इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बीच की दूरी के वर्ग के
व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये न्यूटन्स लॉ पढ़े हैं हम लोग। ठीक इसी तरीके से हम कूलाम्स लॉ भी बनाएंगे और लिखेंगे। किन्हीं दो बिंदु आवेशों, यहाँ पर देखो, यहाँ पर था किन्हीं दो पिंडों, यहाँ पर ध्यान दो दोनों में डिफरेंट क्या है। यहाँ पर क्या है, किन्हीं दो पिंडों, और वहाँ पर है किन्हीं दो बिंदु आवेशों। क्या कूलाम्स लॉ क्या है, किन्हीं, अब यहाँ पर ध्यान से शॉर्ट नोट बनाते हुए चलिए। कूलाम्स लॉ क्या है, ध्यान दो, क्या कूलाम्स लॉ, कूलाम का नियम। अब डिफिनेशन तुम ये लोग सोचो, क्या यहाँ पर क्या था, किन्हीं दो पिंडों, लेकिन मेरा क्या है, किन्हीं दो आवेशों, किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच, किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच आवेशों के बीच यहाँ पर कौन सा बल लग रहा था, गुरुत्वाकर्षण बल, यहाँ पर वैद्युत बल। किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच कार्यरत वैद्युत बल ये द्रव्यमानों के गुणनफल था। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ऐसे मान लो दो चार्ज Q1 Q2, तो ये क्या होगा, आवेशों के गुणनफल के, किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच कार्यरत वैद्युत बल उनके, किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच कार्यरत वैद्युत बल आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखो सेम वही डिफिनेशन काफी पूरा किया गया है, किसका, न्यूटन्स लॉ का। अब यहाँ पर फिगर से इसको देखें। अगर मेरे पास कोई दो पॉइंट चार्ज है, एक चार्ज Q1 है और एक चार्ज Q2 है, दोनों के बीच की दूरी क्या है, R है। दोनों के बीच की दूरी क्या है, R है। तो इसको कैसे लिखेंगे, माना दो बिंदु आवेश, माना दो बिंदु आवेश, दोनों बिंदु आवेश कौन है, Q1 और Q2। क्या है, Q1 और क्या, Q2। माना दो बिंदु आवेश Q1 व Q2 एक दूसरे से कितनी दूरी पर रखे हैं, कितनी दूरी पर, R दूरी पर। माना दो बिंदु आवेश Q1 व Q2 एक दूसरे से R दूरी पर स्थित हैं, तो कूलाम के नियम से क्या लिखा जा सकता है, कूलाम के नियम से, शॉर्ट नोट है, F प्रोपोर्शनल क्या, आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, मतलब Q1 प्रोपोर्शनल Q2। दूसरा क्या, बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, अर्थात F प्रोपोर्शनल 1/r²। इन दोनों समीकरण को अगर हम लें बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो क्या होगा, F प्रोपोर्शनल Q1 Q2/r²। प्रोपोर्शनल का सिंबल हटाने के लिए कांस्टेंट क्या यूज करते हैं, 1/4 पाई
एफ साइनल 0 क्या 1/4 पाई एफ साइनल 0 के और Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। यहाँ पर कांस्टेंट 1/4 पाई एफ साइनल 0 के ही क्यों लेते हैं ये भी हम लास्ट में बहुत ही डिटेल से बताएंगे, लेकिन पहले फॉर कूलम्स लॉ समझिए, फिर कांस्टेंट 1/4 पाई एफ साइनल 0 ही क्यों यूज किया गया इसी लेक्चर में हम बताएंगे आप लोगों को। यानी कि शायद अब कूलम्स लॉ कुछ समझ में आ गया होगा। क्या किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच कार्यरत वैद्युत बल आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। हमने मान लिया मेरे पास कोई दो पॉइंट चार्ज Q1 और Q2 हैं और वे एक दूसरे से r दूरी पर रखे हैं, तो अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 और F प्रोपोर्शनल 1/r स्क्वायर, दोनों इक्वेशन से F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर मिलेगा। प्रोपोर्शनल का सिंबल रिमूव किए, F प्रोपोर्शनल 1/4 पाई एफ साइनल 0 के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर हुआ। नेक्स्ट क्या है, ये जो कांस्टेंट है 1/4 पाई एफ साइनल 0, इस 1/4 पाई एफ साइनल 0 की वैल्यू 9 × 10⁹ होता है। क्या 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होता है। क्या 1/4 पाई एफ साइनल 0 की वैल्यू, यहाँ पर ध्यान देना, 1/4 पाई एफ साइनल 0 की वैल्यू न्यूटन 1/4 पाई एफ साइनल 0 की वैल्यू क्या होती है 9 × 10⁹ न्यूटन पर मीटर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। और ये जो एफ साइनल 0 है, इस एफ साइनल 0 का मान 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। सबको ये रखना पड़ेगा। एफ साइनल 0 का मान क्या होता है 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन। और इस एफ साइनल 0 को हम निर्वात की विद्युतशीलता कहते हैं, निर्वात की विद्युतशीलता कहते हैं। क्या कहते हैं, निर्वात की विद्युतशीलता कहते हैं। अब शायद थोड़ा सा और आप लोगों को कुछ समझ में आया होगा। कूलम्स लॉ है क्या, फिर कूलम्स लॉ में फैक्टर भी सब समझ में आए। 1/4 पाई एफ साइनल 0 की वैल्यू क्या होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये जो एफ साइनल 0 है ये क्या है 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये एफ साइनल 0 है क्या, ये एफ साइनल 0 निर्वात की विद्युतशीलता है। अब इतना कॉन्सेप्ट कूलम्स लॉ का होता है। इसमें केवल एक टॉपिक से आप लोग अननोन हैं, एक टॉपिक हो सकता है आप लोगों को ना समझ में आया हो कि ये कांस्टेंट 1/4 पाई एफ साइनल 0 के ही क्यों लिए, अभी हम उसको समझाएंगे। इसके अलावा कहीं कोई प्रॉब्लम, कूलम्स लॉ किसकी कॉपी की गई न्यूटन्स लॉ की। न्यूटन्स लॉ में क्या था, किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच कार्यरत, क्या किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच कार्यरत गुरुत्वाकर्षण बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और बीच की दूरी के क्या है व्युत्क्रमानुपाती। वो वहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा था, यहाँ का क्या लग रहा है वैद्युत बल लग रहा है। किसके बीच लग रहा है, आवेशों के बीच लग रहा है। सेम डिफिनेशन चेंज करके हम लिख दिए किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच, यहाँ देखो किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच कार्यरत वैद्युत बल आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। फिर हम एक कंडीशन सपोज कर लिए
कि कोई मेरे पास दो पॉइंट चार्ज हैं, क्या कोई दो मेरे पास पॉइंट चार्ज हैं जो Q1 और Q2 हैं, एक दूसरे से r डिस्टेंस पर रखे हैं। तो कूलम्ब्स लॉ से F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 और F प्रोपोर्शनल r स्क्वायर होना चाहिए। वो दोनों इक्वेशन हम लिखे बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, हमको मिलेगा F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 बाई r स्क्वायर, हमने लिखा F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 बाई r स्क्वायर। प्रोपोर्शनल का सिंबल हटाने के लिए एक कांस्टेंट यूज किए हम 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की वैल्यू क्या होती है? 9 इंटू 10 टू पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। और जो ये एप्सिलॉन 0 होता है इसकी वैल्यू 8.85 इंटू 10 टू पावर -12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर होता है। और ये एप्सिलॉन 0 है क्या? निर्वात की विद्युतशीलता। अब हम चलते हैं कि ये कांस्टेंट 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कैसे ऐड किया, लेकिन अभी भी हम उस टॉपिक को कुछ टाइम के लिए छोड़ दे रहे हैं। देखो ये जो कूलम्ब्स लॉ यूज किए इसमें एक वर्ड आ रहा है बिंदु आवेश। बिंदु आवेश, ये बिंदु आवेश क्या होता है इसको हम लोग नोट में देख ले रहे हैं। यहाँ एक हेडिंग हम डाल रहे हैं नोट। शॉर्ट नोट जरूर बनाइएगा, सब टॉपिक बाय टॉपिक तैयार करिए। एक वर्ड इसमें यूज किए हैं पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज क्या होते हैं पहले हम इस टॉपिक को क्लियर करें। देखो पॉइंट चार्ज ये दोनों क्या हैं? कोई पार्टिकल हैं। ये दोनों हैं क्या? यहाँ ध्यान दो, ये दोनों हैं क्या? कोई पार्टिकल हैं जिन पर चार्ज Q1 और Q2 है, जिन पे चार्ज Q1 और Q2 हैं। ये क्या हैं? दो पार्टिकल हैं जिन पर चार्ज क्या है? Q1 और Q2 है। ये क्या हैं? पार्टिकल्स हैं। इन पार्टिकल्स का आकार इतना छोटा हो, बहुत बारीकी से सुनना, बहुत बारीकी से सुनोगे तभी ये समझ में आएगा। क्या ये जो पॉइंट चार्ज, ये हम इनको पॉइंट चार्ज मान रहे हैं। पॉइंट चार्ज मानने का रीजन क्या है? ये जरा देखो, ये कोई पार्टिकल है, ये वास्तव में है क्या? कोई पार्टिकल है जिन पर चार्ज क्या है? Q1 है। ये कोई पार्टिकल है जिस पर चार्ज क्या है? Q2 है। इस पॉइंट चार्ज का आकार इतना छोटा हो, इन दोनों का आकार इतना छोटा हो कि इनके बीच की दूरी की अपेक्षा ये नगण्य हो। या दूसरे लैंग्वेज में कहें तो ये जो दो बिंदु वस्तु, ये जो दोनों वस्तुएं हम लिए हैं इनका आकार इतना छोटा हो कि वो लंबाई की अपेक्षा नगण्य हो। इनके बीच की जो दूरी है उसकी अपेक्षा ये क्या हो? नगण्य हो। तो ऐसे पोजीशन में ये दोनों चार्ज पॉइंट चार्ज बिंदु आवेश कहलाते हैं। देखो यहाँ पर पॉइंट चार्ज बिंदु आवेश वर्ड लिए हैं, तो बिंदु आवेश वर्ड पहले जानना जरूरी है कि हम बिंदु आवेश वर्ड यूज किसके लिए करते हैं? किसके लिए करते हैं? बिंदु आवेश वर्ड तब हम यूज करते हैं या बिंदु आवेश तब हम मानते हैं जब आवेशों की बीच की दूरी, जो दोनों आवेशों के बीच बल लग रहा है, बीच की दूरी उनके आकारों की तुलना में बहुत अधिक हो। या दूसरे लैंग्वेज में कहें तो बिंदु आवेशों का आकार, उन वस्तुओं का आकार उनके बीच की दूरी की तुलना में यदि बहुत छोटा हो अर्थात नगण्य हो तो ऐसे आवेशों को बिंदु आवेश कहते हैं। वही चीज़ हम यहाँ पर एक हेडिंग के रूप में आप लोगों को समझा दे रहे हैं, बिंदु आवेश। क्या? बिंदु आवेश।
बिंदु आवेश का डिफिनेशन क्या होता है? यह बिंदु आवेशों या ऐसे कहो ऐसी वस्तुएं जिनका आकार उनको मिलाने वाली रेखा की तुलना में या उनके बीच की दूरी, ऐसा कहें ऐसी वस्तुएं जिनका आकार उनके बीच की दूरी की तुलना में बहुत छोटा हो, बीच की दूरी की तुलना में बहुत छोटा हो। बहुत छोटा हो बिंदु आवेश कहलाता है। क्या कहलाता है? बिंदु आवेश कहलाता है। दूसरा टॉपिक, दूसरा एक और नोट कि जो कूलॉम्स लॉ होता है वो परमाणुवीय दूरी से लेकर के, यहाँ पर ध्यान देना, जो कूलॉम्स लॉ होता है वो परमाणुवीय दूरी से लेकर के बहुत बड़े परास की दूरी तक लागू होता है। मतलब ये बिंदु आवेश कितने भी निकट रखे हों, चाहे ये जो दोनों आवेश Q1 और Q2 थे, चाहे वो एकदम ऐसे पास पास रखे हों या बहुत अधिक दूरी पर रखे हों, बड़े परास की दूरी पर हों, दोनों के बीच में लागू होता है। ये नोट जान लेना बहुत ज़रूरी होता है। बिंदु आवेश तो ये समझ में आया। दूसरा, कूलॉम का नियम परमाणुवीय दूरी से लेकर के अधिकतम परास, बड़े परास की दूरियों के बीच में लागू होता है। अर्थात चाहे वो दोनों आवेश बहुत करीब रखे हों या बहुत दूर रखे हों, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, यह दोनों के बीच में लागू होता है। ये इतना टॉपिक कूलॉम्स लॉ का था। कूलॉम्स लॉ में कोई डाउट नहीं होगा। ये कांस्टेंट यही थोड़ा सा नया हुआ, इसको हम लोग सीखें। दूसरा कॉन्सेप्ट हम नोट लिखवाए, नोट में दो चीज़ें बताए। पहला, बिंदु वस्तु है क्या, पहला टॉपिक बताया नोट में, बिंदु वस्तु है क्या। बिंदु आवेश ऐसे पार्टिकल्स के लिए यूज करते हैं जिनका आकार उनके बीच की दूरियों की तुलना में बहुत कम हो। दूसरा, ये जो कूलॉम का नियम होता है, यह कूलॉम का नियम परमाणुवीय दूरी अर्थात बहुत कम बीच की दूरी या बड़े परास, मतलब कुछ कितना भी दूरी हो, उनके बीच में लागू होता है। अब अभी कुछ वर्ड में हम लोगों का वादा चल रहा है कि ये कांस्टेंट 1/4 पाई एफ साइनल 0 ही क्यों लिए, इसके बारे में थोड़ा सा आप चर्चा कर लें ताकि हम लोगों का ये कूलॉम्स लॉ क्लियर हो जाए। हम इसको समझाने के बजाय स्टेप बाय स्टेप चले, क्योंकि अब हमको इसके बारे में इस तरीके से जानना था। ये जो 1/4 पाई इसको हम समझ रहे हैं, केवल अपने समझने के लिए कर रहे हैं ताकि हम लोगों को मालूम हो कि 1/4 पाई एफ साइनल 0 के ही क्यों लिए। ध्यान दो, मान लो यहाँ पर कोई एक चार्ज है, चार्ज पार्टिकल्स है Q1, यहाँ पर एक चार्ज पार्टिकल्स है Q2 और इनके बीच की दूरी r है। तो एक वर्ड आप लोगों को याद होगा, हमने कहा था इनके बीच जो फोर्स लगता है इनके बीच के मीडियम पर डिपेंड करता है। समझने के लिए ऐसा समझ सकते हो कि ये चार्ज Q1 है, ये चार्ज Q2 है, ये जो बीच की दूरी है
इसमें क्या रखा है, ये कैसा है, ये वायु है कि कांच है कि प्लास्टिक है कि ग्लिसरीन है क्या। इस मीडियम पर डिपेंड करता है कि ये मीडियम कैसा है। ये जो न्यूटन्स लॉ यूज हुआ था, ये कूलॉम्स लॉ डेरिवेशन हुआ था। कूलॉम्स डेरिवेशन इनके बीच में निर्वात रख कर किए थे। जो ये चार्ज पार्टिकल Q1 व Q2 लिए थे, ये Q1 व Q2 के बीच में उन्होंने निर्वात माना था। लेकिन उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके ये देखा था कि अगर इनके बीच निर्वात ना रखकर कोई मटेरियल डाल दिया जाए, कोई मीडियम डाल दिया जाए, तो वो इनके बीच लगने वाले फोर्स को कम कर देता है। कैसे कम करता है, इसके लिए उन्होंने एग्जाम्पल लिया था कि सपोज ये Q1 चार्ज 100 फोर्स Q2 को दे रहा है। तो जब Q1 और Q2 के बीच में निर्वात था, तो एक जब Q1 चार्ज 100 फोर्स Q2 को दे रहा था, तो Q2 को 100 फोर्स मिल रहे थे। Q2 को 100 फोर्स मिल रहे थे। लेकिन जब इनके बीच में कोई निर्वात के बजाय कोई मीडियम रख दिया गया, तो ये जब 100 फोर्स Q1 Q2 को देता, तो Q2 को 100 फोर्स ना मिलकर उससे कुछ कम मिलने लगा, लाइक एज 90। तो कुछ फोर्स कम हुआ, वो फोर्स गया कहाँ? तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट के आधार पे उन्होंने रिजल्ट निकाला कि जो फोर्स कम होता है वो उनके बीच के मीडियम के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। क्या कर लिया जाता है? उनके बीच के मीडियम के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। रिजल्ट क्या? ये 100 फोर्स दिया, इस 100 फोर्स से 90 फोर्स Q2 को मिला। इसका मतलब ये हुआ 10 फोर्स इस मीडियम के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया गया। ये जो फोर्स इस मीडियम के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया गया, यही फोर्स इस मीडियम का, इस माध्यम का वैद्युतशीलता कहलाता है। इसी माध्यम का क्या कहलाता है? वैद्युतशीलता कहलाता है। क्या कहलाता है? वैद्युतशीलता कहलाता है। इसको एप्साइनल से प्रदर्शित करते हैं। एप्साइनल 0 नहीं, एप्साइनल। फिर से एग्जाम्पल देखो, बहुत अच्छा एग्जाम्पल ये है। हम एग्जाम्पल क्या दिए कि जब Q1 और Q2 के बीच निर्वात था, तो Q1 अगर 100 फोर्स Q2 को दिया तो Q2 को 100 फोर्स मिले। लेकिन जब इनके बीच में निर्वात ना रखकर इनके बीच में कोई मीडियम डाल दिया गया, तो अगर Q1 100 फोर्स अब देता था तो Q2 को अब 100 फोर्स नहीं मिलता था। ये सीधा डिफाइन करता था, सीधा ये बताता था कि जब Q1 और Q2 के बीच में कोई मीडियम रख दिया जाता था, तो उस मीडियम के द्वारा उस फोर्स का कुछ मात्रा एब्जॉर्ब कर लिया जा रहा था। वो जो फोर्स का मात्रा मीडियम के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जा रहा था, उसे माध्यम की वैद्युतशीलता कहते हैं। उसे माध्यम की क्या कहते हैं? वैद्युतशीलता कहते हैं। अब अगला कॉन्सेप्ट मेरा क्या आया? वैद्युतशीलता। अब हम लोग वैद्युतशीलता का डिफिनेशन पहले पढ़ें। अब एक वर्ड और जान लें कि वैद्युतशीलता क्या होता है। वैद्युतशीलता क्या होता है ये समझ लें। अब यहाँ पर ध्यान दो, वैद्युतशीलता क्या होता है इसी से समझ लें। ये मीडियम एब्जॉर्ब कर ले रहा था फोर्स का की कुछ क्वांटिटी, जिसके कारण फोर्स क्या हो जा रहा था? कुछ कम हो जा रहा था। इस आधार पे हम ये कह सकते हैं
कि किसी मीडियम की वैद्युतशीलता मीडियम की वह गुण है जो उनके बीच जो आवेशों के बीच लगने वाले बल को प्रभावित करता है। तो कोई डाउट, कोई कन्फ्यूजन क्या? विद्युतशीलता किसी माध्यम का वह गुण है जो आवेशों के बीच लगने वाले बल को प्रभावित करता है। क्या? वैद्युतशीलता किसी माध्यम का वह गुण है, किसी माध्यम का वह गुण है जो आवेशों के बीच लगने वाले बल को प्रभावित करता है। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? इसे एप्सिलॉन से प्रदर्शित करते हैं। लेकिन ये भी ध्यान देना कि निर्वात की विद्युतशीलता को, ये भी ध्यान देना कि निर्वात की विद्युतशीलता को एप्सिलॉन 0 से प्रदर्शित करते हैं। निर्वात की विद्युतशीलता को एप्सिलॉन 0 से प्रदर्शित करते हैं। ये क्लियर हुआ? विद्युतशीलता समझ में आया? तो अब हम लोगों को एक और टॉपिक जानना चाहिए जो आप लोग मुझे बताओगे कि अगर किसी मीडियम की, अब यहाँ पर ध्यान देना और तुम लोग मुझे बताओ, अब ये मुझे मालूम ही नहीं है, यहाँ पर एक चार्ज Q1 है, यहाँ पर एक चार्ज Q2 है, इनके बीच का जो मीडियम है, बस हम ये कुछ कह रहे हैं उसको ध्यान से सुनो और मुझे आंसर दो। इनके बीच का जो मीडियम है उसकी वैद्युतशीलता अगर अधिक हो, एप्सिलॉन 0 का मान अधिक हो, तो बल अधिक होगा कि कम होगा? अगर एप्सिलॉन का मान अधिक हो तो बल कम होगा कि अधिक होगा? जब एप्सिलॉन 0 का मान अधिक होगा तो ये बल कम होगा। एप्सिलॉन 0 का मान कम होगा तो बल क्या होगा? अधिक होगा। इसका मतलब हुआ इनके बीच लगने वाला जो बल है, इनके बीच जो पदार्थ लगा है, मतलब है उसकी विद्युतशीलता का व्युत्क्रम होता है, मतलब 1/एप्सिलॉन 0। ये देखो फार्मूले में 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के है ना, Q1 Q2/r²। ये देखो के एप्सिलॉन 0 तो हम ले आए, एप्सिलॉन 0 तो कांस्टेंट का पकड़ लिए। अब हमको पकड़ना है 1/4 पाई। किसको समझना है? 1/4 पाई। 1/4 पाई को समझने के लिए हमको घन कोण समझना चाहिए था, और घन कोण आगे है। तो यहाँ पर थोड़ा सा हम समझते हैं। ये कोई पॉइंट है, इस पॉइंट के चारों ओर कितने डिग्री का कोण बनता है? 4 पाई। कितना बनता है? 4 पाई। तो यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ से कोई बल जब होगा तो चारों दिशाओं में चलेगा, ऑल डायरेक्शन में फैलेगा, ऑल डायरेक्शन में फैलेगा, कोई डाउट नहीं। लेकिन इस चार्ज पार्टिकल से कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल इधर Q2 था जो इसके स्ट्रेट लाइन में पड़ रहा था। इसका मतलब हुआ ये जो फोर्स अप्लाई किया कर रहा था वो कितने डिग्री में? 4 पाई डिग्री में। कितने डिग्री में? 4 पाई डिग्री में। और यहाँ ये कितना इसके पड़ रहा था?
एकदम स्ट्रेट लाइन कितने डिग्री पर, 1 डिग्री पर। कितने डिग्री पर पड़ रहा था, 1 डिग्री पर। तो यहाँ पर मुझे आप लोग समझाओ, क्या इसको ये सब फोर्स मिलेगा, नहीं मिलेगा, केवल उसको वो फोर्स मिलेगा जो इस स्ट्रेट लाइन पर होगा। अर्थात इसको ये पूरा 4 पाई फोर्स नहीं मिलेगा, बल्कि ये मिलेगा। अर्थात किसी निश्चित समय में इसको ये टोटल 4 पाई एंगल का फोर्स ना मिलकर 1/4 पाई एंगल का फोर्स मिलेगा, क्योंकि कितना ही 1 डिग्री का केवल पा रहा है और ये कितने में लग रहा है, 4 पाई डिग्री में। तो रिजल्ट क्या, 1/4 पाई डिग्री में जो फोर्स लग रहा है उसी को ही वह केवल पाएगा। अर्थात यहाँ 1/ε0 मिला, यहाँ क्या मिला, 1/4 पाई। अगर दोनों को हम देखें तो हमको क्या मिल गया, 1/4 पाई ε0 मिल गया। देखो यहाँ पर क्या है, 1/4 पाई ε0 के। अब के को फिर अगली बार समझा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर फिर से देखो थोड़ा सा क्रिटिकल टॉपिक है। 1/ε0 कहाँ से पाए, मीडियम से लिए, मीडियम की विद्युतशीलता से लिए। 1/4 पाई कहाँ से लाए, यह एंगल 4 पाई एंगल बनाएगा, लेकिन इस 4 पाई एंगल टोटल इसको मिलेगा नहीं। 4 पाई एंगल ना मिलकर केवल इसको 1 मिलेगा, मतलब किसी टाइम्स में इसको पूरा फोर्स ना मिलकर 1/4 पाई टाइम्स फोर्स ही मिलेगा। इसलिए कांस्टेंट 1/4 पाई ε0 के यूज करते हैं। के क्यों है अभी फिर उसको हम बता रहे हैं, लेकिन अब एक और टॉपिक यहीं क्लियर कर ले तब। यहाँ पर कोई डाउट हुआ नहीं। अब हमारा फार्मूला क्या बना, कूलम्ब्स लॉ का, 1/4 F इज इक्वल टू 1/4 पाई ε0 के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। यहाँ से कभी कभी एक नंबर का और क्वेश्चन बनता है कि ε0 का बीमीय सूत्र क्या होता है। क्या चीज़, ε0 का बीमीय सूत्र क्या होता है। तो आज अब हम ε0 का बीमीय सूत्र भी निकाल कर देख लें। तो पहला नंबर देखिए, ये 4 ε0 यही है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, देखो फिर से इसको लिख रहे हैं हम बीमीय सूत्र निकालने के लिए। F इज इक्वल टू 1/4 पाई ε0 के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अगर हमको ε0 की बीमा चाहिए तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, ε0 एफ आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, यहाँ पर ध्यान दो, इसका गुणा करेंगे पूरा इधर आएगा, F इंटू 4 पाई ε0 के इंटू आर स्क्वायर, और इधर क्या होगा इज इक्वल टू Q1, ε0 इज इक्वल टू क्या होगा, Q1 Q2 बाई F इंटू 4 पाई के इंटू आर स्क्वायर। हम लोग जानते हैं बीमा निकालते समय कांस्टेंट की कोई ज़रूरत नहीं होती है, तो इनको हटा दें। इनको हटाएंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ देखें ε0 इज इक्वल टू Q1 Q2 बाई एफ आर स्क्वायर। यहाँ पर देखो Q1 है क्या, आवेश है, Q2 क्या है, आवेश है। हम लोग 10th में पढ़े हैं I इज इक्वल टू Q बाई T होता है, तो Q इज इक्वल टू क्या होगा, I इंटू, तो अगर Q की बीमा लिखनी हो तो I की बीमा विद्युत धारा A होता है, T की बीमा कैपिटल T। फर्स्ट ईयर में ही हम लोग पढ़ लेते हैं इसको, लेकिन यहाँ एक नंबर का इस पर क्वेश्चन डिपेंड है, इसलिए हम बता दे रहे हैं। एक सर करके बोर्ड एग्जाम में आ जाता है ε0 का बीमीय सूत्र है, इसलिए हम निकाल कर बता दे रहे हैं। Q की बीमा क्या आ गई, ε0 की बीमा बराबर Q की बीमा क्या आ गई, 80, तो इस Q2 की भी बीमा क्या आएगी, 80,
एफ बल, एफ इज इक्वल टू एम ए होता है, एम की बीमा क्या द्रव्यमान, ए की बीमा एल टी पावर माइनस 2, तो एफ के जगह पर क्या लिख दें एम एल टी पावर माइनस 2। ये देखो आर स्क्वायर लंबाई यानी क्या हो गया एल स्क्वायर। अब यहाँ ध्यान दें ए टी क्या हो गया ए पावर 2 टी पावर 2 बाई एम एल इंटू एल स्क्वायर एल पावर 3 टी पावर माइनस 2। जब ये ऊपर जाएगा तो देखो एम पावर -1 एल पावर -3 टी पावर -2 पर जाएगा प्लस टी पावर 4 ए स्क्वायर। ये क्या होगा एफ साइनल 0 का क्या होगा बीमीय सूत्र होगा। इस टॉपिक को हम इसलिए बीमीय सूत्र निकाल कर बताए, एफ बीमीय सूत्र का अक्सर पूछ लिया करता है कि एफ साइनल 0 का बीमीय सूत्र क्या है। तो आज हम आप लोगों को केवल और केवल कूलाम का नियम बताए, केवल और केवल क्या बताए कूलाम का नियम। कूलाम का नियम बताने के बाद विद्युतशीलता बताए, विद्युतशीलता एफ साइनल 0 है क्या, और उसके बाद कुछ कांस्टेंट की वैल्यू और बीमीय सूत्र किसका है एफ साइनल 0 का। फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। कूलाम का नियम क्या है, किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच कार्य करने वाला वैद्युत बल आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 और F प्रोपोर्शनल 1/r स्क्वायर बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 बाई r स्क्वायर और F इज इक्वल टू 1/4 पाई F साइनल 0 K Q1 Q2 बाई r स्क्वायर, where 1/4 पाई F साइनल 0 इज इक्वल टू 1/4 पाई F साइनल 0 इज इक्वल टू 9 इंटू 10 टू पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। F साइनल 0 इज इक्वल टू 8.85 इंटू 10 टू पावर -12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। एंड F साइनल 0 इज द इलेक्ट्रिसिटी ऑफ द फ्री स्पेस या निर्वात की विद्युतशीलता। निर्वात की क्या है विद्युतशीलता है। और इसके अलावा एफ साइनल 0 का बीमीय सूत्र बताए और एफ साइनल 0 है क्या उसका यहाँ डिफिनेशन बताए। अब हम कल के लेक्चर में आप लोगों को कूलाम के नियम का वेक्टर फॉर्म पढ़ाएंगे और एक और टॉपिक यहाँ पर जो चर्चा की उससे अलग क्या पढ़ाएंगे वो यहीं पर पहले समझ लो। ये जो हम फार्मूला आज पढ़ाए ये केवल दो चार्ज पार्टिकल्स के बीच में लगता है, ये केवल दो चार्ज पार्टिकल्स के बीच में लगता है। लेकिन अगर मुझको कोई चार्ज पार्टिकल का सिस्टम मिल जाए तो वहाँ पर ये नहीं लग पाएगा। तो हम कल आप लोगों को दो टॉपिक पढ़ाएंगे, कूलाम के नियम का वेक्टर फॉर्म, और अगर चार्ज पार्टिकल का कोई सिस्टम मिल जाए तो उस चार्ज पार्टिकल के सिस्टम पर कितना फोर्स लगेगा उसके लिए क्या किया जाएगा, ये दोनों टॉपिक को पढ़ाएंगे। लेकिन आज के टॉपिक में ये ध्यान दो कि ये जो कूलाम्स लॉ हम लोग पढ़े हैं ये दो बिंदु आवेश के बीच ही लागू होता है। अगर दो के बजाय 3, 4, 5, 6, 7 हो जाएं तो उनके लिए अलग कंडीशन होगा जो कि हम कल पढ़ाएंगे। अब इतने को आप लोग पढ़िए और कहीं भी प्रॉब्लम हो रही है तो उसको आप चाहे कमेंट सेक्शन में पूछिए या मेरे पास व्हाट्सएप कर दीजिए, उसको हम अगले दिन ज़रूर समझाएंगे। धन्यवाद।